अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ लॉस इन प्रीस्ट्रेस ड्यू टू creep in concrete. Here I have written loss of pre-stress due to creep in concrete. अपने को ये पता है, मैं बार बार बता चुका हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, कि अगर कोई लोड कॉन्स्टेंटली किसी एलिमेंट पे रखा गया है तो ओवर ए टाइम जो मेंबर है या एलिमेंट है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है, बराबर है, डिफॉर्मेशन आ जाता है उसमें. एक सिंपल एग्जांपल, अभी आपके अगर कोई प्लाईवुड का एक अलमीरा अगर है, ये अलमीरा और इसमें ये प्लाईवुड, ओके, इसके ऊपर अगर आपने कुछ लोड ऐसा रख दिया है, कुछ दिनों बाद ये जो प्लाईवुड है ये अपने को ऐसे सैग हुआ हुआ मिलेगा. इनिशियली नहीं मिलेगा, कुछ दिन बाद. तो ये होता है क्रीप. द डिफॉर्मेशन ऑकर ओवर ए टाइम ड्यू टू सस्टेन लोड जो है जगह पर एक कॉन्स्टेंटली अगर अप्लाई होते रहा तो ये फिनोमेना ऑकर होता है. वैसे ही एक एग्जांपल दिया था मैंने ट्रक का. अभी ट्रक लेके आए, काम का नहीं है, एज हो गई उसकी, उसको ग्राउंड पे रख देते हैं लोग, तो इनिशियली वो ट्रक ग्राउंड पे ही दिखता है. 4-5 साल के बाद देखेंगे उसी ट्रक को, लोड तो उसमें ऐड हुआ नहीं है लेकिन उसके पहिए ग्राउंड के अंदर धंस जाते हैं, आधे पहिए ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं. ये भी हो गया क्रीप, बराबर है. अब क्रीप इंक्रीज इन स्ट्रेन डिफॉर्मेशन है. जैसे ये डिफॉर्मेशन है तो डेल्टा एल मिल गया है. इनिशियली अगर ये ओरिजिनल लेंथ है तो इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई, तो चेंज इन लेंथ मीन डेल्टा एल. डेल्टा एल बाई एल इज स्ट्रेन, बराबर है. अब स्ट्रेन बढ़ गई यहाँ पे क्योंकि डेल्टा एल बढ़ गया. इनिशियली डेल्टा एल और 0, बराबर है. ओरिजिनल लेंथ जैसी की वैसी थी, अब ये लेंथ बढ़ गई, सो बढ़ी हुई लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ दैट इज डेल्टा एल, बराबर है. ये एल, ये कुछ तो भी L1, तो L1 माइनस एल इज डेल्टा एल एंड वी नो डेल्टा एल बाय ओरिजिनल लेंथ इज स्ट्रेन, बराबर है. तो अब ये एलिमेंट अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये प्लाई की जगह कंक्रीट, बराबर है, क्योंकि एलिमेंट अपन कंक्रीट के डिजाइन करते हैं. सो हियर इंक्रीज स्ट्रेन इन कंक्रीट ओवर ए टाइम, कुछ टाइम बाद, अंडर सस्टेन लोडिंग कांस्टेंट अगर है, इट ऑकर्स क्रीप. ये समझ में आया होगा क्रीप. देन अब ये क्रीप से क्या होता है, वो स्ट्रेसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं भी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. अब देखिए ये कोई बीम है, ओके. अब बीम में ये टेंडन फंसा के रख दिया अपन ने, ये टेंडन. अब अगर इसका इलांगेशन कुछ डेल्टा एल होता है कंक्रीट का, तो स्टील का भी इलांगेशन उतना ही होगा, बराबर है. तो अपन ये बोल सकते हैं कि डेल्टा एल फॉर स्टील इज इक्वल टू डेल्टा एल फॉर कंक्रीट, बराबर है. डेल्टा एल फॉर कंक्रीट. नाउ डेल्टा एल एस बाय ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल सी बाय ओरिजिनल लेंथ, दोनों को भी एल से डिवाइड करने से ये इक्वली रहेगा, ओके. लेकिन डेल्टा एल एस बाय एल इज स्ट्रेन इन स्टील एंड इट इज स्ट्रेन इन कंक्रीट, हो गया. अपने को ये पता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, ओके. अभी इससे अपन निकाल सकते हैं E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन E, है ना. ये E को मैं इधर लेके गया और ये E इधर लेके आया, ओके. तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय E. नाउ आई कैन राइट हियर सिग्मा बाय E. इंस्टेड ऑफ सिग्मा आई राइट हियर F. यहां पे अपन जनरली यूज सफिक्स करते हैं F, ओके. सो हियर F, दिस इज फॉर स्टील, सो आई राइट ऑफ स्टील. देन इट इज इक्वल टू FC डिवाइडेड बाय EC, ओके. ये सब बराबर हो गए. अब मैं ये कर सकता हूं FS इज इक्वल टू ES बाय
ई सी, ई एस को इधर लेके गए और ये यहां पे एफ सी है। अब ई एस बाय ई सी इज मॉड्यूलर रेशियो, ये अपने को पता है। मॉड्यूलर रेशियो इज द रेशियो बिटवीन यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील टू द यंग्स मॉडुलस फॉर कंक्रीट एंड इट इज एफ सी एफ एस। इससे ये पता चल जाता है कि अगर स्ट्रेस इन स्टील निकालना है तो मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई करो, लेकिन कब? उसी लाइन में, यानी ये लाइन है टेंडन की या बार, बराबर है। उसी लाइन में कंक्रीट भी है, यहां पर इसी लाइन में ये एम्बेडेड है, तो यहां पर कंक्रीट भी है। ओके, ये कंक्रीट, तो दोनों के स्ट्रेस में जो रिलेशन है, अगर कंक्रीट का स्ट्रेस पता है, कंक्रीट में स्ट्रेस, तो उसको मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने को मिल जाएगा स्ट्रेस इन स्टील। कितना सिंपल है। सो स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू मॉड्यूलर रेशियो इनटू एफएससी, एफसी यानी स्ट्रेस इन कंक्रीट, बराबर है। स्ट्रेस इन कंक्रीट और स्ट्रेस इन स्टील, ये दोनों के बीच में रिलेशन जो है ये मॉड्यूलर रेशियो डिसाइड करेगा, है ना। स्ट्रेस इन स्टील में ज्यादा रहती है तो मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, बराबर है। तो स्ट्रेस इन कंक्रीट, कंक्रीट में की स्ट्रेस अगर पता है उसको मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई करो तो स्ट्रेस इन स्टील मिल जाएंगे। हो गया। अब ये फिनोमेना देख रहे हैं अपन क्रीप का, तो क्रीप का भी कुछ रोल आना चाहिए। तो आईएस ने कुछ सजेस्ट किए वैल्यूज क्रीप की, 7 दिन बाद कितना लेना, उसके बाद 28 दिन बाद, 1 साल बाद, ये आईएस ने वैल्यूज दी है, एक टेबल ही दिया है। ओके, सो हियर अब इसमें अपने को ऐड करना होगा एफ एस, ये क्रीप कोएफिशिएंट, क्रीप का देख रहे हैं अपन, और एम एस एफ सी, बराबर है। तो यही फार्मूला बन जाता है कि लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट। हो गया। द सेम फार्मूला आई हैव रिटन हियर। तो कैसे आया मैंने बताया आपको। अब यही फार्मूला यहां पर दिया है। नाउ हियर दिस इज स्ट्रेस इन स्टील, लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस। प्रीस्ट्रेस में लॉस अपन जो भी देख रहे ये सब स्टील का देख रहे। स्टील में जो फोर्स लगाया था उसमें से कितना कम हो रहा है यही देख रहे हैं अपन हर बार, है ना। सो हियर लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस इन स्टील ड्यू टू क्रीप इज इक्वल टू क्रीप कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ क्रीप, मॉड्यूलर रेशियो एंड स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। स्टील के लेवल में कंक्रीट में कितने स्ट्रेसेस है यहां पर, एफ सी। ओके, नाउ एम स्टैंड फॉर मॉड्यूलर रेशियो, ई एस बाई ई सी बता चुका हूं। फाई इज क्रीप कोएफिशिएंट एंड क्रीप कोएफिशिएंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, छोटे क्वेश्चन, क्या होता है रेशियो क्रीप स्ट्रेन बाय इलास्टिक स्ट्रेन। ये वैल्यूज ऑलरेडी दी हुई आईएस ने, सिर्फ ये डेफिनेशन या रेशियो ये अपने को पता रहना चाहिए ताकि एमसीक्यू अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें अपन लिख सके। क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन। अब बचा है एफ सी। एफ सी मीन्स स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। स्टील के लेवल में कंक्रीट में कितने स्ट्रेसेस है ये अगर पता चल जाती है वैल्यू एफ सी की, तो अपन ये फार्मूले से डायरेक्टली लॉस इन प्रीस्ट्रेस निकाल सकते हैं, बराबर है। अब ये फार्मूला ऑलरेडी हो चुका है। ये कैसे आया ये मैं पहले ही लेक्चर में लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस में जो इलेक्ट्रिक डिफॉर्मेशन से लॉस होता है उसमें बताया है, उसको फिर से रिपीट करता हूं इन शॉर्ट। अगर कोई बीम है, ओके, इस बीम में एक टेंडन है, टेंडन पे फोर्स रहेगा टेंसाइल और वो बाद में जनरेट करेगा कंप्रेसिव छोड़ने के बाद। ओके, अब ये है अपनी सेंटर लाइन। ओके, नाउ हियर द फोर्स इज पी, कंप्रेसिव फोर्स लग गया है कंक्रीट में। अब यहां पर अपन ने क्या किया है, इस फोर्स को उठा के यहां रख दिया है, ठीक है, रख सकते अपन, इसको मैंने यहां रख दिया, ये पी दे दिया। वैसे ही ये भी यहां पर पी कर दिया, इसको निकाल लिया।
ओके, अब इसको निकालेंगे तो अपने को ये मोमेंट भी ऐड करना पड़ेगा। सो हियर आई हैव टू शो मोमेंट। ऐसे ये मोमेंट की वैल्यू क्या रहेंगे, ये जितना ई रहेगा है ना, P इंटू ई, सो दिस मोमेंट इज P इंटू ई। सिमिलरली यहां पे मोमेंट ऐसी रहेगी P इंटू ई। इस बीम पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट फोर्स लग रहा है, एक्सियल फोर्स, बराबर है। एक्सियल फोर्स से मिलेंगे अपने को डायरेक्ट स्ट्रेस, और ये PE यानी ये है मोमेंट, दिस इज मोमेंट, बराबर है। तो मोमेंट से जो स्ट्रेस मिलती है दैट इज फ्लेक्सुरल स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस, M/Z। तो इस बीम पर दो प्रकार की स्ट्रेस लग रही है, एक डायरेक्ट स्ट्रेस और दूसरी बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट लोड और मोमेंट, बराबर है। अब इस लेवल पे निकालना है तो अपना डायरेक्ट स्ट्रेस का फार्मूला बन जाएगा P/A, दिस इज डायरेक्ट स्ट्रेस, और बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला है अपना M/Z। लेकिन अभी यहां पर ये और ये दोनों भी, ये कंप्रेस करेगा तो ये कंप्रेस करेगा, बराबर है। तो ये पॉजिटिव, P की वजह से कंप्रेशन है, पॉजिटिव, कंप्रेशन को पॉजिटिव लिया है। ये जो मूवमेंट है ये इस पोर्शन में कंप्रेस ही कर रही है, बराबर है। तो कंप्रेस कर रही है इसलिए यहां पे भी पॉजिटिव आएगा, M/Z। अब यहां पर अपने को उस लेवल में निकालना है, ओके। क्या होता है, इंस्टेड ऑफ Z Y लेना कन्वीनियंट होता है, ताकि कोई भी सेक्शन में किसी भी लेवल पे अगर करना है तो Z की जगह I/Y लेते हैं अपन। अपने को ये पता है Z इज इक्वल टू I/Y, ये बेसिक फार्मूला है। ये Y कब यूज होता है, जब यदि एक्सट्रीम फाइबर यहां पे अगर स्ट्रेस निकालना होता है, डायरेक्टली यहां पे निकालना है तो ये Y कर लेते हैं अपन। लेकिन बीच में कहीं अगर निकालना है, ओके, तो फिर Y की वैल्यू ये लेना पड़ेगा। तो फिर Z नहीं ले सकते उस केस में, Z की वैल्यू है ना, Z की वैल्यू अपनी जो रहती है I/Y, तो Y जो है ये रहती है D/2, Y की वैल्यू, उस हिसाब से फार्मूला जनरेट होता है। लेकिन अपना एम अभी ये है कि स्ट्रेस यहां निकलना है, तो ये जो डिस्टेंस है ये Y हो जाएगा, ये Y नहीं होगा, D/2, बराबर है। तो इंस्टेड ऑफ Z अपन लिखते हैं P/A प्लस M जो है ये P इंटू ई है, ओके, एंड डिवाइडेड बाय Z यानी I/Y, ओके। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, P इंटू A प्लस PEI। अब ये Y ऊपर लिख सकते हैं, ये Y को, ओके। अब यहां पर अपने को यहां जो दिया है E, अपने को स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, तो यहां पे निकालना है, बराबर है। ये रहेगा Y, एंड Y और E दोनों सेम है, तो इसी फार्मूले में Y की जगह पर अपन लिख सकते हैं E, उस लेवल पे निकालना है, बराबर है। तो इससे क्या मिलेगा अपने को, FC, तो स्ट्रेस इन कंक्रीट एट दिस लेवल, ओके। सो सेम थिंग इज रिटन हियर, ये फार्मूला ओरिजिनल Y है, उसमें Y को अपने को रिप्लेस करना है E, क्योंकि E पर निकालना है, जहां पर स्टील है वहां पर कंक्रीट में स्ट्रेस निकालना है, FC, ओके। तो सेम फार्मूला वी कैन यूज, बराबर है। नाउ अब ये क्रीप से स्ट्रेसेस लॉस कैसे होते हैं स्टील में, ये भी मैं एक कंसेप्ट जो है, क्योंकि ये शायद हो सकता है उतना अंडरस्टैंड नहीं हुआ होगा, ये है क्या, तो एक्चुअल प्रैक्टिस में उसको मैं भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब मैं लॉस इन प्रीस्ट्रेस ड्यू टू क्रीप इन कंक्रीट, इसका बेसिक क्या है ये मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर कोई बीम है, ओके, ये बीम में टेंडन है, कंप्रेस करके रख रहा है, बराबर है। अब ये बीम किस कारणवश, जैसे लोड लगा के रख दिया कुछ सालों के लिए, ऐसे लोड रख दिया, तो ये बीम डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ये डिफ्लेक्टेड शेप मिल गया उसका। उसी वक्त ये टेंडन जो है ये भी डिफ्लेक्ट होगा ऐसे, बराबर है। तो कंक्रीट की जो लेंथ है ये बढ़ गई, ये ओरिजिनल लेंथ कंक्रीट की। अब ऐसे अगर शेप बनता है तो कंक्रीट की लेंथ बढ़ गई, जो कंप्रेस करके रखा था वो लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई,
तो स्टील जो है ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, जो उसने कंप्रेस करके रखा था वो थोड़ा रिलैक्स हो गया। अब रिलैक्स हो गए बोले तो स्ट्रेसेस उसमें के लॉस हो गए, सिंपल। अब इसको समझने के लिए, यदि कंक्रीट है, इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस दे के रखे, ये कंक्रीट है। अब इस कंक्रीट में को यदि मैं और कंप्रेस करता हूं तो कंक्रीट में स्ट्रेसेस बढ़ेंगे। पहले ऐसे था, कंप्रेस कर दिया, स्ट्रेसेस बढ़ेंगे। अब ये कंक्रीट है, इसमें स्ट्रेसेस है, बराबर, कंप्रेसिव फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स है। इसको अगर एक्सपांड कर दिया तो कंप्रेसिव फोर्स जो है या स्ट्रेसेस जो है ये कम हो जाएंगे। जैसे ही कंक्रीट की लेंथ बढ़ जाएगी तो स्टील जो है ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, है ना। तो स्टील अगर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए तो उसमें की स्ट्रेसेस जो है ये कम हो जाएंगे। तो जो इनिशियली फोर्स लगा के रखा था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यही है लॉस इन प्रीस्ट्रेस ड्यू टू क्रीप। ओके, अब क्रीप कोएफिशिएंट एज पर आईएस 1343, ये आईएस का नंबर है। ये आईएस जो है 1980 का है, ये इंपॉर्टेंट है। 1980 जो है ये उस वक्त हुआ था, लेकिन रिवीजन होती है, फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन रिवीजन भी होती है तो उसका ये फिगर बदल जाएगा। अगर 2025 में है तो 2025 आ जाएगा, लेकिन ये नंबर सेम ही रहता है। कभी भी देखना, आईएस का ओरिजिनल नंबर सेम रहता है, रिवीजन के जो ईयर है ये चेंज होते रहेंगे। उन्होंने क्या दिया है आईएस ने, एज ऑफ लोडिंग, लोडिंग कितने साल तक है या कितने दिन तक है, तो क्रीप कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या लेना। 7 डेज के लिए 2.2 5 की वैल्यू, 28 डेज के लिए 1.6, 1 ईयर के लिए 1.1। अब ये टेबल दिया है, लेकिन अगर बीच में है वैल्यू तो फिर क्या करेंगे। तो नीचे में लाइन दी है, नोट, फाइव डिक्रीज लीनियरली, ये लीनियरली विथ लॉग 10, लॉग का बेस जो है ये 10 ऑफ टाइम इन डेज, लॉग 10 के हिसाब से। यानी ये जो वैल्यूज है ये अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये लॉग ग्राफ है, बराबर है, लॉग की वैल्यू दी है। अभी यदि अपने को निकालना है अभी 5 की वैल्यू 15 डेज के लिए, फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू दी गई है ये 7 डेज की है, 28 है, यहां की वैल्यू नहीं है, ये अपने को निकालना है 15 डेज के लिए। ओके, ये क्या होगी, तो इसका मीनिंग, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल में टेबल दिया रहा तो 5 की वैल्यू भी कैलकुलेट करते आना चाहिए, नहीं तो लीनियर अगर इंटरपोलेशन करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये वेरिएशन जो है लीनियर नहीं है, ये इन टर्म्स ऑफ लॉग 10 है। ये कैसे है, कैसे निकालना, ये मैं अभी यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। लॉग 15 की वैल्यू निकालना है, सिंपल इंटरपोलेशन। अब देखो इंटरपोलेशन कैसे रहेगा, पहले मैं लेता हूं 1.6, इंटरपोलेशन बता रहा हूं, प्लस, ये प्लस क्यों, 5 की वैल्यू जो है मैं सिंपल वे से बताता हूँ, ट्रायंगल वगैरह करके ट्रापेजॉइडल वो नहीं, फिर प्लस माइनस में दिक्कत हो जाती, उससे अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो तो सिंपल वे से इंटरपोलेशन कर सकेंगे। अभी आप देखो ये 1.6 से ये वैल्यू ज़्यादा रहेंगी क्योंकि इधर 2.2 है, तो 2.2 और 1.6 के बीच में कुछ वैल्यू रहेंगी। अगर मैंने बेस पहले 1.6 लिया है तो मुझे यहाँ प्लस साइन यूज करना होगा। ओके, अब क्या करते हैं, ये डिफरेंस 2.2 माइनस 1.6 बराबर है, डिवाइड बाय, अब ये जो है ये इन टर्म्स ऑफ लॉग है करके यहां पर log 10 डिफरेंस निकालना है ये दोनों में। अब डिफरेंस निकालना है तो log 28 की वैल्यू ज्यादा होती है तो पहले लिखना होगा माइनस log ऑफ 7 बेस 10, ये डिफरेंस बराबर है, इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनका डिफरेंस, ये डिफरेंस सिर्फ लॉग में लेना है, ये बताया है। log 10 ऑफ टाइम
टाइम जो वैल्यू है ये लॉग में लेना है, ये नहीं, मल्टीप्लाई बाय। अब क्या करते हैं, जो बेस लिया है, बेस और जो वैल्यू निकलना है इसमें का डिफरेंस। तो यहां पे क्या होगा, अभी इसको मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, लॉग 10 28, क्योंकि बेस जो है 28 का है ये, बराबर है, माइनस लॉग 15 जो निकलना है उसका भी बेस 10 लेना है ना। ये जो रहता है मल्टीप्लाइंग टर्म, ये होती है बेस की वैल्यू और जो निकलना है इसमें का डिफरेंस, सिंपल। ओके, बेस अपन ने 28 लिया तो ये फार्मूला जनरेट होगा एंड आंसर बिकम 1.87। आप निकाल के देख सकते हैं। यदि बेस मैंने इंस्टेड ऑफ 1.6 अगर 2.2 लिए हैं, अब 2.2 से वैल्यू कम रहेंगी, ये बीच में है ना, 2.2 से वैल्यू कम रहेगी, तो इससे वैल्यू कम रहेगी तो कम आने के लिए माइनस साइन यूज करना होगा, बराबर है। अब ये डिफरेंस तो रहता ही है, इनका डिफरेंस रहता ही है, ये हो गया। अब यहां पर बेस जो लिया है वो और अपने को जो चाहिए, बराबर है, उसका डिफरेंस अपने को चाहिए 15 डेज के लिए और बेस लिया है 7 डेज वाला, तो यहां पे क्या होगा 15 डेज और यहां आएगा 7। ये इधर का इधर भी हुआ तो नो प्रॉब्लम, लेकिन log 15 की वैल्यू ज्यादा होती है और ये वैल्यू कम होती है, तो घटा के आंसर निकालना है। ओके, तो प्लस माइनस के चक्कर में नहीं रहना, ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस ये डिफरेंस ये डिफरेंस क्या है ये समझना चाहिए, और ये बेस और ये माइनस जो है ये यहाँ। तो अब प्लस माइनस जो है इसके ज़्यादा चक्कर में न गिरते हुए सिर्फ बेसिक जो है ये समझ में आना चाहिए, वैल्यू क्या आने वाली है वो देखना, फिर बेस ये ले सकते ये ले सकते, ये अगर लेते हैं तो इससे वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए तो प्लस साइन देना, ये बेस लेते हैं तो उससे वैल्यू कम आना चाहिए तो नेगेटिव साइन देना, इधर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय ये डिफरेंस। अब ये डिफरेंस जो है यहाँ पे दिया गया है आईएस नेगेटिव, log 10 में है ये इसका रिलेशन, बराबर है, ऑफ टाइम, ये टाइम है, ये 5 की वैल्यू है ना, टाइम्स को log 10 में डिफरेंस करना है, बराबर है, ये भी डिफरेंस हो गया, ये बेस का डिफरेंस, ये इसका डिफरेंस। अब ये क्या रहता है जो अपने को निकालना है, बराबर है, कितने दिन के लिए निकालना है 15 डेज के लिए, ओके, और बेस क्या लिया है, बेस की वैल्यू, अब यहां पर 2.2 है, बेस की वैल्यू 7 है, ओके। अब 7 और 15 इसका डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लॉग, बराबर है, तो ये इधर का उधर भी होता है तो प्लस साइन देना, क्योंकि प्लस माइनस का इफेक्ट अपन ने यहां ले लिया है, तो ऐसे करने से इंटरपोलेशन की वैल्यू जो है ये परफेक्ट आएंगी, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं न्यूमेरिकल क्या दिया है, ए प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम ऑफ क्रॉस सेक्शन 150 by 300 mm हैविंग 7 वायर्स, 7 वायर है उसमें, ये क्रॉस सेक्शन तो ठीक है, 7 वायर है, उसका एक का डायमीटर जो है 6 mm डायमीटर विथ इसेंट्रिसिटी 50 mm। कैलकुलेट द लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस ड्यू टू क्रीप, क्रीप की वजह से लॉस जो है वो निकालना है। कॉन्क्रीट इफ इनिशियल स्ट्रेस इन वायर इज 1200 इनिशियल स्ट्रेस दिए गए हैं, ओके। अब इसमें से कितना लॉस होता है वो निकालना है। टेक ई एस इज इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर mm, ये रेगुलर वैल्यू है। ई सी 2 × 10⁴ न्यूटन पर स्क्वायर mm, ये कॉन्क्रीट की ई की वैल्यू है। फाई की वैल्यू डायरेक्टली दी गई 1.6, इंटरपोलेशन करने का काम नहीं है, ओके। ये वैल्यू दी है 28 दिन के बाद में कितना क्रीप आने वाला है ये दी है, अगर बीच में की वैल्यू रहती है और टेबल दिया रहता है तो अपने को ये प्रोसेस करना होगा। अब सॉल्यूशन में क्या आएगा, लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस ड्यू टू क्रीप, इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं, क्या है फार्मूला, फाई यम एफ सी। यहां पर फाई की वैल्यू ऑलरेडी दी है 1.6, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। यम की वैल्यू ये डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, बराबर है, बट यम इज इक्वल टू वी नो ई एस बाय ई सी। ई एस की वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर mm, ई सी की वैल्यू है 3 × 10⁴,
जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू 6.67। तो यहां पर फाई पता चल गया, यम पता चल गया। अब बचा है सिर्फ एफ सी के लिए, और ये कैसे आता है ये मैं बता चुका हूं। अब एफ सी इज इक्वल टू पी बाय ए प्लस पी इंटू ई डिवाइडेड बाय आई इंटू ई, बराबर है। पी की वैल्यू यानी फोर्स, स्ट्रेस फोर्स चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, बेसिक फार्मूला। स्ट्रेस इज गिवन 1200 स्ट्रेस, ये बेसिक फार्मूला है ना। वी नो स्ट्रेस इज इक्वल टू पी बाय ए, देयरफॉर पी, ये ए से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा इंटू ए, सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, इंटू एरिया। एरिया ऑफ बार, अब बार कितने हैं 7, एक बार का डायमीटर दिया है तो पाई बाय 4, 6 डायमीटर स्क्वायर। When we solve, we will get the value of P. It is 237.5 into 10 to the power 3 न्यूटन। ये P की वैल्यू भी आ गई अपने पास में अब। ओके, अब एरिया ऑफ कंक्रीट की साइज जो दिया है बीम की 150 बाय 300। ओके, ये 150 बाय 300, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा अपने को 45,000 mm स्क्वायर। ओके, ये एरिया की वैल्यू भी आ गई। अब बचा है यहां पर P हो गया I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज BD क्यूब बाय 12, वेयर B इज 150, D 300 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। व्हेन वी सॉल्व वी गेट 337.5 into 10 to the power 6 एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो mm⁴, ये I की वैल्यू आ गई। अब E चाहिए, E ऑलरेडी दिया है यहां पर डायरेक्टली 50 mm, इसेंट्रिसिटी 50 mm, सो इट इज 50 mm। ओके, ये वैल्यू जिसमें पुट कर देंगे। सो हियर एफ सी इज इक्वल टू P की वैल्यू है अपनी 237.5 into 10 to the power 3 divided by cross sectional area, and it is equal to 45000, then plus sign P की वैल्यू और यहाँ पर 237.5 into 10 to the power 3 डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 337.5 into 10 to the power 6 मल्टीप्लाई बाय E की वैल्यू है 50, ये E हो गया। दूसरा अब और E है तो इट इज अगेन 50। When we solve, we will get the value of FC is 7.03 न्यूटन पर स्क्वायर mm। ये वैल्यू मिल गई अपने को FC की। अब फार्मूला ऑपरेट करेंगे ये। सो हियर देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू वी नो फाई m FC। फाई की वैल्यू है 1.6, m की वैल्यू है 6.67 और FC की वैल्यू है 7.03। When we solve, we will get the loss is equal to 75.03 न्यूटन पर स्क्वायर mm। ओके, अब इस तरह ये लॉस इन प्रेस्टेज ड्यू टू क्रीप निकाल सकते हैं, एक सिंपल फार्मूला और FC कैलकुलेट करना होगा। और ये क्रीप का लॉस समझ में आया होगा। कोई भी कंक्रीट यदि कंप्रेस करके रखा है उसके बाद में उसका लेंथ अगर बढ़ जाती है, अब उसमें स्टील एम्बेडेड है, अगर लेंथ बढ़ गई तो स्टील थोड़ा सा रिलैक्स हो गए तो स्टील में की जो स्ट्रेस अपन ने पहले दी हुई है कंप्रेस करके रखने के लिए वो थोड़ी सी रिलैक्स होने की वजह से कम होगी। दैट इज लॉस इन प्रेस्टेज ड्यू टू क्रीप फेनोमेना। ओके,